Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, how are you all? I hope that you all be very well. Students, in the previous lecture we already have done the English unit number 1, the translation and the question answers, and now in the second lecture we are going to do the exercise of this chapter. और आज हम इंग्लिश बी का भी थोड़ा सा वर्क करेंगे. तो इंग्लिश ए में सबसे पहले आपके पास जो एक्सरसाइज में चीज़ आ रही है वो है ग्लोजरी. ये आपके पेज नंबर 5 पर मेंशन है और ये आपका पेपर में इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स आती है, जैसे आपको ये ऑलरेडी 9th क्लास में आ चुकी है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है एंसेस्टर्स, इसका मीनिंग उर्दू मीनिंग क्या होता है? अबाउजदार, और इसका जो सिनोनिम होगा वो डिस्टेंट रिलेशन होगा, यानी कि दूर दराज का रिश्ता. अब यहाँ पर आपके जो उर्दू मीनिंग्स मैंने राइट किए हैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए हैं. पेपर में आपको उर्दू मीनिंग नहीं आते हैं, पेपर में आपको ये सिनोनिम्स आपने लिखने होते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश मीन्स टू से. इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट में आपका उर्दू मीनिंग होता है मोहताज, और इसका मतलब होता है विद नो पोजेशन, यानी किसी के पास कोई पोजेशन ना हो, कोई मिल्कियत ना हो. नेक्स्ट आपके पास वर्ड आ रहा है इक्विटेबल. ये हमने कल भी किया था. इक्विटेबल का मतलब होता है मुनसिफाना, सिनोनिम होगा फेयर. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके पास फर्म. फर्म का मतलब है पुख्ता या तो फिर साबित कदम, और इसका सिनोनिम होगा डेफिनेट. फो का मतलब होता है दुश्मन, सिंपल है, इसका सिनोनिम होगा एनिमी. और नेक्स्ट वर्ड है इंटरसीड. जब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु गए थे ना जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लेकर, हमने ये वर्ड तब पढ़ा था. इंटरसीड का मतलब होता है सिफारिश करना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? टू स्पीक इन स्पोर्ट, यानी किसी के स्पोर्ट में, किसी के फेवर में बोलना. नेक्स्ट वर्ड है आपका मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अहमियत या तो फिर अजमत, और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा इम्पोर्टेंस, यानी अहमियत. शानदार भी मीनिंग इसका हो सकता है, यानी शानदार अहमियत का हामिल. नेक्स्ट वर्ड है आपके पास बच्चों रिवेंज. रिवेंज का मतलब होता है इंतकाम, और इंतकाम का सिनोनिम फिर क्या होगा? पनिश इन रिटर्न, यानी किसी को बदले में सजा देना. इसके बाद आपका सेकंड लास्ट वर्ड है ग्लोजरी का सीक. सीक का है तलाश करना, और तलाश करने का सिनोनिम यानी सीक का सिनोनिम क्या होगा? टू गेट, क्योंकि तलाश करने का मतलब हासिल करना भी होता है इन सम सेंस. तो यहाँ पर आप टू गेट इसका करेंगे एज अ सिनोनिम. ओ का मतलब होता है वाजिबुल अदा. जब आपने किसी का कुछ देना हो या तो फिर कुछ कर्ज हो तो फिर हम वाजिबुल अदा का वर्ड यूज़ करते हैं, ओ का वर्ड यूज़ करते हैं. और इसको जो सिनोनिम है वो होगा हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप लोगों का ग्लोजरी का पार्ट खत्म होता है. यहाँ पर इसके बाद आपका स्टार्ट होता है वोकैबुलरी का पार्ट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस राइट नाउ. स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ग्लोजरी के नीचे पार्ट आ रहा है वोकैबुलरी का, आपका ए पार्ट जो आ रहा है गिव द मीनिंग ऑफ द ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन. ये आप ऑलरेडी जब चैप्टर की ट्रांसलेशन आपने की होगी इस वक्त आपने इसको लर्न कर लिया होगा. आज इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं. ये मैं बोर्ड पर नहीं राइट डाउन कर रही हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी हो चुका है, सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. मॉडल का मतलब होता है नमूना. पाइटी का मतलब क्या होगा? तकवा. एटर्नल का मतलब होगा अबदी. अर्न का मतलब कमाया. सरमन खुतबा. रिवेंज का मतलब होगा बदला. कमांडमेंट का मतलब हुक्म. अपहेल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना. ये सारे वर्ड्स मीनिंग वो हैं जो हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, मैंने बोर्ड पर लिख चुकी हूँ ये तमाम वर्ड्स को. डेस्टिट्यूट मोहताज. प्रोक्लेम्ड ऐलान किया, और ट्रांसकेंड्स आगे निकल जाना या अबूर कर लेना. इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ये आपका पार्ट बी है. तो इसमें आपके पास सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है इक्विटेबल, और इक्विटेबल में आपके पास जो सबसे पहला सिनोनिम आ रहा है वो है फेयर, और उसके बाद है जस्ट, और उसके बाद है इक्वल. और इक्वल में आपके पास इक्विटेबल जो आपका वेरी फर्स्ट वर्ड है इसका सिनोनिम आपको तलाश करना है इसमें से. तो आपको ये फेयर, जस्ट, इक्वल में से आप फेयर को टिक करेंगे. इसके बाद आपका आ रहा है एंसेस्टर्स. एंसेस्टर्स में आपका मैंने अभी बताया था आपको, जब यहाँ पर मैंने आपको समझाया था एंसेस्टर्स का मतलब होता है फोर फादर्स, तो आप फोर फादर्स पे टिक करेंगे. पेज नंबर 6 पर आपका आ रहा है फो. ऑलरेडी हम कर चुके हैं. फो का क्या होगा आपको पता है पहले से? एनिमी. ये आपके ऑप्शन में मौजूद है, आप इसको एनिमी पे टिक करेंगे. उसके बाद है फर्म का मतलब आपके पास 3 सिनोनिम्स दिए गए हैं बुक पर, एक्सपेंसिव, पावरफुल और परसिस्टेंट. तो फर्म का मतलब क्या होता है कि जो इंसान अपने बात पर कायम रहे, उसके ऊपर साबित कदम रहे. तो फिर परसिस्टेंट का मतलब यही होता है कि मुस्तकिल तौर पर साबित कदम रहना. तो यहाँ पर आप परसिस्टेंट पर टिक करेंगे. उसके बाद आपके पास वर्ड आ रहा है ग्लोजरी, और इट्स अ वर्ड ग्लोरियस. ग्लोरियस में आपके पास फिर 3 ऑप्शन आ रहे हैं. ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, और यहाँ पर भी आपने जो टिकिंग करनी है वो स्प्लेंडिड के वर्ड पर, यानी ऑप्शन बी पर आप टिक करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास पार्ट डी आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का. ये एज सच आपको पेपर्स में नहीं आता है, मैं आपको वही वाली ही चीज़ें ज़्यादातर करवा रही हूँ.
जो आपको पेपर में आनी होती है, क्योंकि आपके 10th क्लास के सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी भी मेंशन है जो आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो वो चीज़ें मैं अभी हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। तो हम वो चीज़ें ही पहले फोकस करें जो कि पेपर में आनी होती हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। तो पेज नंबर 6 पर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट आ रहा है ना, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाला, इसमें आपका 5th ऑप्शन आप देखिएगा, 5th जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। टू होम डिड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फॉलोइंग एडवाइस व्हेन टू men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत किसको की थी। क्या वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे, हज़रत अली थे, या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तो आप यहाँ पर टिकिंग करेंगे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है। ग्रामर पोर्शन में हम कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे पहले करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा कंक्रीट नाउन में आप कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके पास दो काइंड ऑफ नाउन्स यहाँ पर आ रही हैं, और इनको जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप एक बार इसको अंडरस्टैंड करेंगे फिर भी क्वाइट ईजी। अगर आपको कोई इररिलेवेंट चीज़ें भी आ जाती हैं ना तो आपके लिए भी ईजी होगा। स्टूडेंट्स, कंक्रीट का मतलब होता है टचेबल, ऐसी चीज़ जो कि टचेबल है, जिसको आप टच कर सकते हो, जो आपको नज़र आती हो, अपना वजूद रखती हो, आप उसको छू सकते हो, टचेबल हो, तो उसको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन आप अपने रूम में जहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लेक्चर ले रहे हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं अभी कि कौन कौन सी चीज़ें जो वहाँ पर टचेबल है आपको नज़र आ रही है। देखिए टेबल होगी, आपकी बुक जो आप पढ़ रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो आपको दिख रही हैं अभी, जो आप वजूद रखते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, दैट आर द कंक्रीट नाउन्स। इसके साथ आपके पास आ रहा है दूसरे पोर्शन में ऑन द पेज नंबर 8 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहते हैं अनटचेबल थिंग को, जिस चीज़ को आप छू ना सकते हो, जो अपना वजूद ना रखती हो। एक आइडिया आप कह सकते हैं, एक तस्वुर आप कह सकते हैं, ख्याल कह सकते हैं। जैसे बेटा ब्रेवरी, ब्रेवरी की आज तक एक मुजस्सिम शक्ल में आज तक किसी ने देखा नहीं है कि ब्रेवरी दिखती कैसे है। ये सिर्फ एक क्वालिटी है, एक आइडिया है, जिसको एक तस्वुर, इसको हमने एक नाम दिया है कि ये जो एक्शन होगा ये ब्रेवरी होगा। उसका हमने एक शक्ल नहीं देखी, हमने सिर्फ उसको एक नाम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ट्रस्ट, विक्ट्री, यानी किसी का भरोसा या तो फिर फतह। क्या आपने आज तक विक्ट्री को या ट्रस्ट को क्या एक शक्ल में, एक मुजस्सिम शक्ल में देखा है कहीं पर? डेफिनेटली नहीं देखा होगा। तो जो चीज़ें अपना वजूद नहीं रखती हैं, आपको नज़र नहीं आती, आप टच नहीं कर सकते, दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टूडेंट्स, अभी आप जहाँ रूम में लेक्चर ले रहे हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ है जो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आप गौर करें तो आप इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा फॉर यू। यहाँ पर आपके पास इस वक्त आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन को छू भी नहीं सकते, वो आपको नज़र भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। अब यहाँ पर आपके पास जो एक्सरसाइज आ रही है ग्रामर की डेफिनेशंस के बाद, ये देखिए एग्जांपल्स के बाद, आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज अ कंट्री और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपके पास जो सबसे पहला वर्ड आ रहा है, सॉरी सबसे पहला सेंटेंस आ रहा है, वो है शी पुट्स in much effort into her studies as she wants to score good marks। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, एक है एफर्ट और एक है स्टडीज़। तो एफर्ट और स्टडीज़ दोनों ही क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं एफर्ट भी और स्टडीज़ भी। इसके बाद आपके पास सेकंड वर्ड जो आ रहा है वो है दे रिकमेंडेड हिम फॉर जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। रिकमेंडेड हिम फॉर जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस, जस्टिस को और ट्रूथफुलनेस को अंडरलाइन किया गया है। तो जस्टिस, इंसाफ नज़र नहीं आया आज तक किसी को भी, ट्रूथफुलनेस मुजस्सिम सूरत नहीं है इसकी भी, तो ये दोनों भी क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और इसके बाद आपका आ रहा है कीप द बॉल्स एंड द बास्केट। डेफिनेट आपको अब तक समझ आ चुका होगा कि बॉल्स एंड बास्केट दोनों चीज़ें टचेबल हैं, अपना वजूद रखती हैं, ठोस हालत में मौजूद हैं, आप इसको टच कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? बॉल्स एंड बास्केट, कंक्रीट नाउन। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लॉसिंग द ट्रस्ट हिज ऑन हिज कस्टमर्स। अब यहाँ पर तीन वर्ड आपके पास आ रहे हैं जो अंडरलाइन है। एक ट्रेडर यानी ताजर। अब ताजर एक इंसान है, मुजस्सिम सूरत है, इंसान है, आपको नज़र आता है, आप उसको टच कर सकते हो, तो ये क्या होगा? कंक्रीट नाउन होगा। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ रहा है ट्रस्ट। हम पहले बात कर चुके हैं कि जो ट्रस्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और इस तरीके से कस्टमर, कस्टमर स्टूडेंट्स एक मुजस्सिम सूरत होती है, गाहक एक इंसान है जिसको आप टच कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट आपके पास लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। यहाँ पर केयर और पेट को अंडरलाइन किया गया है।
केयर का मतलब होता है ख्याल करना, पेट का मतलब होता है पालतू जानवर। तो यहाँ पर देखिए कि जो केयर है डेफिनेटली वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वो एक एक्शन है हमारा और एक्शन सारे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। और जो पेट है पालतू जानवर तो वो आपका कंक्रीट नाउन होगा क्योंकि वो टचेबल है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स। स्टूडेंट्स ये जो आपका आर्टिकल का टॉपिक है, वैसे तो आप स्टूडेंट्स काफ़ी अर्से से बचपन से ऑलमोस्ट करते आ रहे हैं, दोबारा से आज रिपीट कर लेते हैं, आपके लिए वैसे इजी होगा इसको समझना। ये देखिए कि सबसे पहले आपके पास आ रहा है आर्टिकल्स का टॉपिक। आर्टिकल असल में हम कहते हैं किसे हैं, आर्टिकल हम कहते हैं ए, एन और द को, ये आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली, इन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स के टू काइंड्स होती हैं, एक ये देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है ये डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स आपको मैंने बताया कि टोटल 3 आर्टिकल्स होते हैं ना, तो ये 2 आर्टिकल्स ए और एन ये आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और जो दा का वर्ड है ये आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। ए और एन की क्या डिस्क्रिप्शन है ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए ये जो वर्ड है ए का वर्ड हमने कहाँ पर यूज़ करना होता है, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, देखिए एक वर्ड है वाउल, आपको पता है वाउल का ए, ई, आई, ओ, यू, कौन कौन से होते हैं वाउल साउंड्स, ए, ई, आई, ओ, यू, ये कौन से हैं, वाउल्स हैं सारे ये, है ना। तो अब ये ए, ई, आई, ओ, यू हैं ये वाउल्स। इनके अलावा जितने भी लेटर्स आ रहे हैं ना, अल्फ़ाबेट्स जितने भी आ रहे हैं वो तमाम के तमाम आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो गिवन वर्ड है क्या वो कॉन्सोनेंट है या वो वाउल है। अगर तो वो कॉन्सोनेंट है तो आपने उससे पहले लगाना है आ। अब जैसे ये देखिए कि हार्ड क्वेश्चन, यहाँ पर इसको जो ये अंडरलाइन मैंने किया है एज को, आप इसको प्रोनाउंस करके देखें। और वैसे भी इसके अलावा भी ये इनमें से कोई भी वर्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कॉन्सोनेंट है। जो एच है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये कॉन्सोनेंट से पहले हमने क्या लगाना है आ। तो हार्ड क्वेश्चन से पहले हमारा क्या बन जाएगा फिर आ हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरह से एन को देखिए, मैंने आपको ये बताया कि कॉन्सोनेंट से पहले आपने आ लगाना होता है और एन आपने कब लगाना होता है, बिफोर वाउल साउंड्स, यानी ये वाला। स्टूडेंट्स लेट मी क्लियर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड्स। मैंने लेटर्स की बात नहीं की है, मैंने साउंड्स की बात की है। आपने साउंड्स को बहुत ज़्यादा मैटर करते हुए देखना है। ये देखें, आपने एक वर्ड बोला ऑनेस्ट, अब यहाँ पर भी हार्ड में भी एच आ रहा था, ऑनेस्ट में भी एच आ रहा है, लेकिन आप हार्ड को ए कंसिडर कर रहे हैं, यानी आप वहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड उसको कॉन्सोनेंट कंसिडर करते हुए आप वहाँ पर ए का आर्टिकल लगा रहे हैं। यहाँ पर भी एच ही आ रहा है तो यहाँ पर आप एन क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड्स। आपने साउंड्स को देखना है। आप इसको प्रोनाउंस करें हार्ड को तो ह की साउंड आ रही है, नहीं एच की ही साउंड आ रही है। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट को प्रोनाउंस करते हैं तो वो ऑनेस्ट ओ की साउंड आ रही है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो ओ था साउंड था और ये वाउल था, तो अगर यहाँ पर ये साउंड ओ की आ रही है तो इसको हमने वाउल कंसिडर करना है और इससे पहले फिर हमने क्या लगाना होगा, एन ऑनेस्ट या फिर एन एप्पल, ठीक है। स्टूडेंट्स होप आपको ये समझ में आ चुका होगा इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब इसके बाद आपके पास थर्ड आर्टिकल आता है डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन इंडेफिनिट है, अकेला द डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, टू मेक द थिंग्स स्पेशल। देखिए अगर मैं आप लोगों से बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स गिव मी अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट आएगा और मुझे वो एक बुक पकड़ा देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं एक बुक की तरफ, आप स्टूडेंट्स की क्लास यहाँ पर मौजूद अगर होती तो मैं किसी एक स्टूडेंट की बुक की तरफ इशारा करती और उसे कहती गिव मी द बुक, कि मुझे वही वाली ही बुक चाहिए। मैं तो इशारा करती हूँ उस बुक की तरफ। तो अब मैंने उस बुक को ख़ास बना दिया। अब वो जब मैंने उस बुक को ख़ास बना दिया है तो फिर मैंने उससे दी का वर्ड यूज़ किया, फिर मैंने आ का वर्ड यूज़ नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा गिव मी आ बुक, मैंने कहा गिव मी द बुक। अब यहाँ पर होली कुरान से पहले आप दा लगाते हैं, प्रिंस कोई ख़ास प्रिंस है तो उससे पहले आप दा लगाते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर एक्सरसाइज में देखिएगा, आपके पास जो एक्सरसाइज आ रही है, सबसे पहले सेंटेंस आपके पास आ रहा है ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर वेरी हार्ड क्वेश्चन वही बात ही आ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अब कौन सा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है ना, तो आपने क्या लगाना है यहाँ पर ए। उसके बाद सेकंड है आपका डैश क्वेश्चन, दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। जो क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा वो बहुत आसान था। अब यहाँ पर देखिए इशारा कर दिया गया है खास क्वेश्चन की तरफ। तमाम सवाल आसान नहीं थे, तमाम क्वेश्चन इजी नहीं थे, बल्कि जिस क्वेश्चन के बारे में मुझसे पूछा गया था वो क्वेश्चन आसान था। तो अब एक खास क्वेश्चन की तरफ इशारा किया गया तो यहाँ पर लगेगा द।
थर्ड है आपका हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ। यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है बेटा किसी भी आर्टिकल की, ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। देखें हैव यू सीन आ माई स्कार्फ, आपको खुद ही सुनने में ही ओड फील हो रहा होगा। हैव यू सीन द माई स्कार्फ भी नहीं आ सकता, हैव यू सीन एन माई स्कार्फ भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल आपका नहीं आएगा। ये देखिए इसके बाद है आपका फोर्थ, कुड यू प्लीज़ मी द सॉल्ट। अब यहाँ पर आपके आएगा कि मुझे क्या तुम वो सॉल्ट पकड़ा सकते हो, अब इशारा किया जा रहा है सॉल्ट की तरफ, तो यहाँ पर आपने वर्ड लगाना है, आर्टिकल लगाना है द का। इसके बाद आपका फिफ्थ सेंटेंस आ रहा है, इज़ देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर। यहाँ पर आपने आ का आर्टिकल लगाना है। सिक्स्थ में डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड, यहाँ पर आप दा लगाएंगे सेवन्थ में। और इसके बाद आपने सेवन्थ में स्टूडेंट्स जो आपका सिक्स था ये वाला था आपका, सिक्स में आपने दा लगाना है। और सेवन्थ में आपके पास आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाना। ये जहाँ पे मैंने नो लिखा है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। एट्थ में आपके पास डैश UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, यहाँ पर इसको पर्टिकुलराइज करेंगे आप, तो यहाँ पर आप दा लगाएंगे कि द UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। इसके बाद नाइन्थ सेंटेंस है, आई विल सी यू इन अ वीक, नाइन्थ में इन आएगा। और उसके बाद टेंथ में भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई एम ऑन वेकेशन अंटिल मंडे, यहाँ पर सिंपली आपने सेंटेंस को एज इट इज़ रहने देना है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है नाउन फ्रेज की। स्टूडेंट्स नाउन फ्रेज में आपको सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नाउन फ्रेज क्या होती है। जब तक आप फ्रेज नहीं समझेंगे ना, आपको नाउन फ्रेज की समझ नहीं आएगी। बच्चों आप ये देखिए कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन आप कहते हैं किसी भी चीज़ के नाम को, यानी आपके पास हर चीज़ का ही कोई ना कोई नाम होता है दुनिया में, आपके पास हर चीज़ जो इर्द गिर्द मौजूद है उन तमाम का एक नाम है और सबके सब नाउन है। फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज हम कहते हैं एक ऐसे सेंटेंस को, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, लफ्ज़ों के ऐसे मजमूमे को जो अपना पूरा मीनिंग कन्वे ना कर सकता हो। यानी आपके पास कुछ लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो अपना मीनिंग तो कन्वे कर रहा है बट वो अपना पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आकर लिखूँ विद ब्रोकन हैंडल, अब यहाँ पर मैंने लिखा है विद ब्रोकन हैंडल। विद ब्रोकन हैंडल का मतलब क्या होता है? टूटे हुए हैंडल के साथ। अब यहाँ पर देखिए कि टूटे हुए हैंडल के साथ एक बात समझ में आ रही है, लेकिन ये बात पूरी समझ में नहीं आ रही। अगर ये बात पूरी समझ में नहीं आ रही कि टूटे हुए हैंडल के साथ क्या चीज़ है, उसका पूरा सेंटेंस डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को जो 3 वर्ड्स पर, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन अपना पूरा मीनिंग कन्वे ना कर सकता हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्रेज है। ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपना पूरा मीनिंग कन्वे ना कर सकता हो उसको हम कहते हैं कि ये फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ जो कि काम करता है नाउन का। एग्जाम्पल्स देखिए इसकी, अ ब्लूमिंग फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल टू लुक एट, अ ब्लूमिंग फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल टू लुक एट। या फिर दिस इज़ अ न्यू हाउस। ओके, अब स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको समझना, मैं आपको बताती हूँ। आपने एक सेंटेंस पढ़ा, आपके सामने गिवन सेंटेंस है, पेपर में आपको दिया गया, आपने ये देखना है कि जो नाउन यूज़ किया गया था उससे पहले मॉडिफायर क्या आ रहा है, यानी उसको चेंज करने वाला, उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाला क्या वर्ड आ रहा है। ये देखिए ब्लूमिंग फ्लावर, अब इसमें जो ब्लूमिंग का वर्ड है ये फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है कि फ्लावर वो कैसा है दिखने में, ब्लूमिंग, खिलता हुआ फ्लावर, यानी डिस्क्राइबर वर्ड हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए दिस इज़ अ न्यू हाउस, ये नाउन जो हाउस है ये क्या हो गया? नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब क्या कर रहा है? न्यू का वर्ड, यानी हाउस कैसा है? न्यू है। यहाँ पर देखिए मैंने वही चीज़ें सेम करके लिखी है कि मॉडिफायर ब्लूमिंग है और इधर से क्या है? न्यू, जो कि मॉडिफाई किसको कर रहे हैं? नाउन को। किस नाउन को? यहाँ से ये ब्लूमिंग का वर्ड मॉडिफाई कर रहा है फ्लावर को, और यहाँ से ये न्यू का वर्ड मॉडिफाई कर रहा है हाउस को। ये देखिए, ठीक है। तो मॉडिफायर जब आपके नाउन के साथ आ रहा होता है और वह आपके 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है तो वह आपका कहलाता है नाउन फ्रेज। इसकी जो एक्सरसाइज बच्चों आपके पास आ रही है ऑन द पेज नंबर 10, ये देखिए, दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट। दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट में आपके क्या होगा? एन ओल्ड फैशन हैट,
ये जो पोर्शन है आपका एन ओल्ड फैशन हैट, ये आपका नाउन फ्रेज होगा। इसके बाद वी डिस्कवर्ड फहाद्स प्लान्स। फहाद्स प्लान्स का में पूरा जो आपको वी डिस्कवर्ड फहाद्स प्लान्स है, फहाद प्लान्स को आप अंडरलाइन करेंगे, ये आपका नाउन फ्रेज है, 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। देखिए इसके बाद आपके पास थर्ड सेंटेंस है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। अब यहाँ पर भी देखिए रोलिंग स्टोन, स्टोन को डिस्क्राइब किया गया है ना, मॉडिफाई किया जा रहा है कि स्टोन कैसा है, रोल करता हुआ स्टोन है, लुढ़कता हुआ स्टोन है। तो यहाँ पर अ रोलिंग स्टोन का जो 3 वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज। इसके बाद फोर्थ है आपका द रीसेंट फ्लड कोज्ड हैवी डैमेज। यहाँ पर रीसेंट फ्लड, ये आपका नाउन फ्रेज है। और इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है आपका लास्ट सेंटेंस, एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। एन ओरल प्रेजेंटेशन को आपने यहाँ पर अंडरलाइन करना है क्योंकि ये नाउन फ्रेज है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका इंग्लिश ए का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। तो अब हमने इंग्लिश बी यहाँ पर स्टार्ट करना है इसी लेक्चर में ही। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स इंग्लिश बी का जो हमें स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले ये देखें, ये आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन है, ये आप पहले भी टाइम क्लास में भी इंट्रोड्यूस्ड हैं ऑलरेडी, इसी में से ही हमें 10th क्लास का भी कोर्स करना है। और ये पेज नंबर 137 पर आपके ये पैराग्राफ्स आ रहे हैं, ये देखिए पैराग्राफ्स हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये आपको 10 मार्क्स का पेपर में 8 मार्क्स का पेपर में ही आता है और आपको एक ही पैराग्राफ में दिया जाता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इनटू सॉल्व आउट इनटू इंग्लिश। आपको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो आपके पास सबसे पहला पैराग्राफ आ रहा है ना, एक्सरसाइज नंबर 1 जो आपकी है, एक्सरसाइज नंबर 1 वो आपकी है, मेरे घर के सामने एक बाग है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं, बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है, शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है, लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ उठाते हैं, बच्चे बाग में दौड़ते हैं, अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ, बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ये पैराग्राफ्स अटेम्प्ट करने के लिए इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ नेसेसरी कि आप लोग टेंसेज आपको आते हो सारे। अगर आपको टेंसेज आते हैं ना तो तब आप लोगों के लिए पैराग्राफ्स करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ जो स्टार्ट हुआ है, ये देखिए आप जितने भी आपके पास वर्ड्स आ रहे हैं, मेरे घर के सामने एक बाग है, इसके अलावा इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं, इन 2 सेंटेंसेस के अलावा आपके पास जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं ना, वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के आ रहे हैं। आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है, तमाम सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। और आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। 9th क्लास में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आपको ये चाहिए करना कि आप पूरे के 12 टेंसेस का एक चार्ट बनाएं ताकि आपको ये तमाम के तमाम टेंसेस रिवाइज हो जाएं। आपके लिए पैराग्राफ्स अटैम्प्ट करना ईजी हो जाएगा। तो आपने बस टेंसेस का ख्याल रखते हुए इसको सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाना है। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन, देयर फ्रेग्रेंस स्प्रेड ऑल अराउंड, द गार्डन इज फुल ऑफ men, women एंड चिल्ड्रन इन द इवनिंग, पीपल वॉक अबाउट हेयर एंड देयर एंड एन्जॉय देमसेल्व्स, वो यहाँ वहाँ घूमते हैं और लुत्फ उठाते हैं। चिल्ड्रन रन इन द गार्डन, नाउ दे आर हेयर एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन, अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। इन ऑल्सो आई ऑल्सो गो टू द गार्डन, मैं भी बाग में जाता हूँ, फॉर अ वॉक डेली, सैर करने के लिए रोज़ाना, इन द इवनिंग, शाम के वक्त। मैंने गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन, और बहुत सारे जो गार्डनर्स हैं, बहुत सारे जो माली हैं, वो बाग की देखभाल करते हैं। बच्चों ये बस आपका सिंपल पैराग्राफ है, बहुत आसान होता है। अगर आप इसको टेंसेस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें तो ये आपके 8 मार्क्स बहुत ज़्यादा आसान होता है आपको लेना। हमने अभी सेकंड पैराग्राफ भी करना है, तो वो आप ये पैराग्राफ अपनी नोटबुक्स पे आप राइट करेंगे। सेकंड पैराग्राफ वी आर गोइंग टू राइट नाउ। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है। आज हमने ये 2 पैराग्राफ्स ही करने थे। एक्सरसाइज नंबर 2 जो आपकी है, यानी पैराग्राफ नंबर 2, वो है ज़िंदगी के नशेब फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं। अब आपको उर्दू का भी पता होना चाहिए कि इसका उर्दू मीनिंग ही क्या है। आपको जब उर्दू का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो नशेब व फराज, नशेब का मतलब होता है नीचे, फराज का मतलब होता है ऊंचाई। नशेब व फराज का मतलब अप्स एंड डाउन्स, लाइफ में जो हमारी मुश्किलात और खुशी के लम्हात आते हैं उनको कहा गया है नशेब व फराज एंड अप्स एंड डाउन्स। ज़िंदगी के नशेब व फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ देयर कम सच मोमेंट्स व्हेन अ पर्सन गेट्स कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड। इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ही सीज डार्कनेस एवरीवेयर, और इसके मुकाबले की सिक्कत, सिक्कत का मतलब होता है हिम्मत, और इसके मुकाबले की सक्कत खत्म हो जाती है। एंड ही लॉसेस हिज पावर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी उसके मुकाबले की सक्कत खत्म हो जाती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मज़ाहमत करना या मुकाबला करना। इसके बाद है ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है। दिस इज़ अगेंस्ट, के खिलाफ है, द डिग्नी अजमत के ऑफ मैन।
इंसान की, आदमी के, इंसान की अजमत के ये बात खिलाफ है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, वट एवर द प्रोग्रेस, जितनी भी तरक्की हुई है द वर्ल्ड हैज़ मेड, दुनिया ने की है, इज़ ड्यू टू द डिटर्मिनेशन, वो अज़्म हिम्मत की वजह से है, एंड परसेवरेंस की वजह से है, यानी अज़म, ये डिटर्मिनेशन और परसेवरेंस दोनों का मिला के अज़्म हिम्मत बनेगा। अज़्म हिम्मत के वजह से है विद विच अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मैन, जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। इसके बाद है कि इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे, ही शुड नेवर लॉस हार्ट, उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बट ही शुड फेस मैनफुली, बल्कि उसको मर्दाना वार, मैनफुली का मतलब मर्दाना वार, उसको मुकाबला करना चाहिए। फेस का मतलब होता है सामना करना या मुकाबला करना। द फेलियर्स, नाकामियों का। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा। गॉड विल श्योरली बेस्टो, अल्लाह ताला यकीनन, बेस्टो का मतलब अता करेगा, अल्लाह ताला यकीनन अता करेगा सक्सेस, कामयाबी, ऑन हिम, उसको, वन डे, एक दिन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके आज के तमाम लेक्चर फिनिश होते हैं। आपके इंग्लिश ए का भी पोर्शन कंप्लीट हो गया, इंग्लिश ए का भी और बी का भी, दोनों पोर्शन आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।